मोशन इन वन डायमेंशन। हमारे पास देखो मोशन को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है, बहुत ही सिंपल है। मोशन को या तो हम यूनिफॉर्म बोलेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो भी है, जीरो है तो जीरो रहेगी, कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है डेफिनेटली, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, कैन और कैन नॉट बी जीरो। बहुत ही सिंपल। फिर होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो, तो यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके भी अब दो केसेस हो सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, ओके, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, वो बदलता ही नहीं है समय के साथ। अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बाद में भी वही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमारे पास। और दूसरा केस हो जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमारे पास वो तीन जो मोशन की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड ऑल, अभी देख लेंगे, सारी की सारी लिख लेंगे, वो आती हैं। और जब वो नहीं होता है तो यहाँ पे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा सेग्रीगेशन है। और इसी में इसकी जो इक्वेशन बनेंगी, एक्चुअली उसमें ए की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये वाली इक्वेशंस आ जाती हैं। तो हम सारे के सारे मोशन जितने भी हमें पढ़ने हैं आप पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जैसा बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। अब इससे हमारे पास तीन फेमस इक्वेशन निकल के आती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, ए वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टी इज टाइम। दूसरी हमारी पॉपुलर इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगेन टी टाइम होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, एस होता है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, या फिर डेल्टा एक्स भी आप इसको लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस। तीसरी हमारे पास जो इक्वेशन होती है, देखो इन दोनों में टाइम का यूज़ हो रहा है, उसमें टाइम को हम एलिमिनेट कर देते हैं इन्हीं दोनों का यूज़ करके। बेसिकली उसको एनर्जी से भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इक्वेशन कुछ ऐसी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हमारी तीन मेन इक्वेशन है। इनको हम और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो यहीं पर से आप डिराइव कर सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों में ही एस पता किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है। इनिशियल स्पीड डालोगे तो ये आएगा, फाइनल डालोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक हमारे पास रिलेशन आता है, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू। ये भी बड़े काम आने वाला है। एक और इक्वेशन हमारे काम आने वाली है, वो है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस टू एन माइनस वन ए बाय टू। ये क्या चीज़ है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो जब भी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यहाँ पर हमारे पास ये सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक और स्पेशल केस है, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है, फ्री फॉल जब हो रहा होता है ना, अगर मैं उसको स्टार्टिंग से छोड़ रहा हूँ तो वो नीचे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है उसका इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर फेंकूंगा तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो उसको हम स्पेशल केस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को लिख लो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। An engine of a train moving with uniform acceleration passes a signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post is। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारे पास ट्रेन का एक सिग्नल यहाँ पर है, ये हमारे पास इस तरीके से एक रेलवे का ट्रैक है। जिस वक्त ट्रेन की स्टार्टिंग, ये बेसिकली हमारे पास इंजन है, जब ये यहाँ से निकला था तो उसकी स्पीड थी u। और फिर थोड़ी देर बाद जब पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से इधर निकली है तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है एक्चुअली v, है ना, क्योंकि पीछे वाले डब्बे की वेलोसिटी अगर इधर v है तो इसकी भी तो इधर v होगी। ट्रेन लंबी या छोटी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जिस वक्त हमारी ट्रेन कुछ ऐसी रही होगी, है ना, मिड पॉइंट पे रही होगी, उस वक्त इसकी स्पीड, जिसको मैं v मिड बोल देता हूँ, वी एम, उसकी वैल्यू क्या रही होगी,
उसकी वैल्यू क्लियरली v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगी, या होगी मुझे नहीं पता। कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को? देखो यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पर और टाइम का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली हमें डिस्टेंस में खेलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर इसकी लेंथ है ट्रेन की l, यहाँ भी है l, यहाँ भी है l। यहाँ पर देखो u से स्टार्ट हुआ था और जब वो l डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो उसकी स्पीड बढ़ के v हो जाती है। तो जब l/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़कर कितनी हुई होगी? तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन लगने वाली है वो है v² = u² प्लस 2as। इस इक्वेशन का यूज़ करना है, 2 बार इक्वेशन लगेगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम लगाएंगे इक्वेशन जब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है l। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है ना। दोनों का साइन सेम रहने वाला है। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v² = u² प्लस 2a, इसको मैं लिख देता हूँ आपकी बार l। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर vm का स्क्वायर है ना, जब वो सिर्फ आधा निकला होगा तो उस वक्त vm का स्क्वायर विल बी इक्वल टू u² प्लस 2a l/2, हाँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से हमें vm की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पहली इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है v² - u² अपॉन 2l, और यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो तो इसकी वैल्यू जाएगी u² प्लस 2l/2 था ना, ये l/2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है v² - u² अपॉन 2l। यहाँ पर l से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये वाली वैल्यू देखो क्या आ रही है, u² प्लस v² - u²/2 विच विल बी v² प्लस u²/2, है ना। यहाँ पर इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास vm की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है √v² प्लस u² डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको स्मार्ट गैसिंग करनी है तो मान लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती तो उस केस में u की वैल्यू, v की वैल्यू सब सेम आ जाता है ना, और vm की वैल्यू भी उतनी आ जाती। तो अगर ये ऑप्शन भी उस केस में सही आ जाता, ये वाला ऑप्शन तो हमारा फिर नहीं ही होता, ये वाला ऑप्शन भी सही आ जाता, ये ऑप्शन भी नहीं होता, है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 आ जा रही है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है ये तो जल्दी पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उससे अच्छा है फिर इस तरीके से सॉल्व भी कर लो। हर जगह स्मार्ट गैसिंग काम नहीं करती है। आगे चलते हैं। The velocity of a bullet becomes 1/3 after it penetrates 8 cm in a wooden block, assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion, यानी कि उसका एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट मानना है। In the block, the bullet stops completely after traveling x plus 8 cm inside the block. The value of x is, तो देखो इसमें होगा क्या, हमारे पास इस तरीके से एक ब्लॉक होगा और यहाँ से बुलेट इसके अंदर आई है, 8 सेंटीमीटर आई है। यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड हो जाती है u डिवाइडेड बाई 3, अगर यहाँ पर उसकी स्पीड थी u। फिर यहाँ से और वो x सेंटीमीटर आती है और यहाँ पर उसकी स्पीड कम्प्लीटली 0 हो जाती है। अगेन यहाँ पर टाइम का कोई खेल नहीं है, तो हमें जो इक्वेशन लगानी है वो कौन सी लगानी है, v² = u² प्लस 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली उल्टी दिशा में होगा u के, है ना, तभी वो रुक रही है, नहीं तो वो रुकती नहीं। तो इसमें आपको 2 बार इक्वेशन लगानी है, एक बार इतने डिस्टेंस के लिए लगाओ, दूसरी बार इतने डिस्टेंस के लिए लगाओ, और फिर इसमें से बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हम, जब हमने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम क्या लिख देंगे, u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2a। एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। डिस्टेंस कितना चले हम, 8, है ना। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को क्या मुझे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। अभी आप देखोगे, करना है तो कर लो, लेकिन वो सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है। बट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लगेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उस बार तो वेलोसिटी पूरी 0 हो जाती है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2a। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 प्लस x, है ना, 8
प्लस एक्स, दिस इज ऑप्शन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, यू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा और जो भी यूनिट कन्वर्जन के फैक्टर थे वो भी कटा जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाता है यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 9, ये इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/9 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 8, और ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाती है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 8 प्लस एक्स। अब ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2, बेसिकली मॉडिफाइड कर दो आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 8 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8/8 प्लस एक्स, और सीधे सीधे यहाँ से हमें दिख रहा है x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। मान लो एक कार है जो इस तरीके से जा रही है, उसकी इनिशियल स्पीड है u, सामने एक इंसान आकर के खड़ा हो गया, बूम, या तो गाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है कोई, और ये आकर के खड़ा हो गया, तो क्या ये करेगा, है ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमें दोनों समझनी ज़रूरी है। मान लो ये था हमारा डिस्टेंस जब उसने उसे देखा, अब सामने देखा, फिर प्रोसेस करेगा और सोचेगा कि यार मुझे ब्रेक लगाने चाहिए, फिर वो अपने दिमाग से कंट्रोल देगा कि भाई ब्रेक लगा दो, और फिर कुछ देर में ब्रेक का पेडल दबेगा, तो जब ब्रेक एंगेज होंगे तब तक वो रिएक्ट ही कर रहा है सिचुएशन को देख करके, है ना, तो उसको बोला जाएगा रिएक्शन टाइम। और जितनी देर तक वो रिएक्ट कर रहा है उतनी देर तक हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जाती रहेगी। ये है हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस चलेगा उसे रिएक्शन डिस्टेंस बोलते हैं हम, है ना। अब रिएक्शन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इस रिएक्शन डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, देखो अभी स्पीड इतनी थी और यहाँ से यहाँ तक तो ब्रेक वो लगा ही नहीं पाया, वो रिएक्ट ही कर रहा था, तो यहाँ तक तो हम इसी स्पीड से मूव करेंगे। कितनी देर के लिए मूव किए वो है हमारा टाइम, तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू जाती है u इंटू टी रिएक्शन, है ना। ये हो गया रिएक्शन डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है। फिर हमने यहाँ पर आकर के ब्रेक लगा दिए, इस पॉइंट पर लग जाते हैं ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाइड। अब हम मान के चलते हैं ब्रेक हमारे लिए पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, तो अब हमारे पास पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक तो लगे ही नहीं थे, तो जितनी स्पीड यहाँ थी उतने से ही चल रहा था, मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली चल रहा था वो, तो ये भी हो जाएगा हमारा u। और फाइनली अब ब्रेक लगे हैं तो धीरे 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 जा करके वो यहाँ पर रुक जाएगा, किसी डिस्टेंस पर जा करके वो रुक जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर स्पेशल बात क्या होगी, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और अब ये जो डिस्टेंस है ये इस कार और उसके ब्रेक और इनिशियल स्पीड के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितनी दूर जाकर के गाड़ी रुकी है। तो ये रुकने का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे सवाल क्यों पूछे जाते हैं, देखो इसकी एक खास बात हो गई, यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, पहले तो डिस्टेंस की बात करें, हमें समय का भी लेना देना नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई स्टॉपिंग टाइम कितना है, उस पर वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमारे काम की इक्वेशन यहाँ पर जाती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है 0, इनिशियल स्पीड हमें दी जाएगी और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है s, उसकी वैल्यू आने वाली है -u²/2a। आप बोलोगे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस नेगेटिव कैसे आ गया, तो देखो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में, और ये u² तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये अपने आप फिर इस दिशा में पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये काम की चीज़ है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अ कार इज मूविंग with a speed of 150 km/h and after applying the brakes it moves 27 meter before coming to total rest। ठीक है,
इफ़ द सेम कार इज मूविंग विथ 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग कितनी देर बाद? तो हमें पता है v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वेलोसिटी फाइनली जीरो होने वाली है, हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर मैं लिख सकता हूँ s इज प्रपोर्शनल टू यू स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, s2 बाय s1 विल बी इक्वल टू u2 बाय u1 का स्क्वायर। पूरा तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, फिर भी देखना बहुत सारे लोग गलती कर देंगे इसमें। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। हमारे पास s2 बाय s1 की वैल्यू जाने वाली है। इस बार हमारी जो इनिशियल स्पीड है वो 150 की 1/3 है ना, नीचे जो भी थी वही रख देता हूँ, मेरे को 150 भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 1/9। तो s2 की वैल्यू आ जाती है s1 इंटू 1/9। s1 की वैल्यू कितनी थी, 27 मीटर तक चलती थी, मल्टीप्लाइड बाय 1/9, ये कट जाता है 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं इसको फेंक देता हूँ तो वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका स्पेशल केस ले रहे हैं जब हम उसको सिर्फ ऊपर या नीचे इस तरीके से वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है। और अभी भी हाँ, हम उसका एक स्पेशल केस देखेंगे जब हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो यहाँ पर से बस उसको छोड़ दिया गया है। तो इस केस को हम बोलेंगे दिस इज फ्री फॉल, और u की वैल्यू हमने ले ली है 0। अच्छा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या लिया जाए? देखो हमें पता है पहले तो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, किसी भी चीज़ को छोड़ दो तो नीचे एक्सेलरेट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है, कभी कैलकुलेशन आसान करनी है क्वेश्चन में दिया गया है तो। ऑलराइट, इसको रिलीज कर दिया गया है ना, रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, हाइट भी ले लेते हैं हम h। ऑलराइट, तो h कौन सा वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, h जो डिस्टेंस है दिस इज h। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं, जैसे जिस वक्त ये नीचे टकराई उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, या फिर यहाँ से नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो 3 मेन इक्वेशन थी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहली है हमारी इक्वेशन, लिखेंगे v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर फाइनली तो वेलोसिटी हमें नहीं पता, जीरो नहीं है, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी वहाँ से बस छोड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे u इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर v की वैल्यू आती है √2, एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर, इसी को क्या लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो g, है ना g। और डिस्प्लेसमेंट कितना है h के बराबर, तो यह आ जाता है √2gh। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा भाई हमने साइन कन्वेंशन तो लिया था, ऊपर की तरफ पॉजिटिव था है ना, नीचे की तरफ नेगेटिव था, ऐसा हम यूजुअली लेते हैं। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये जी की वैल्यू तो नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर क्या नेगेटिव चीज़ आ गई, तो ये कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो जी भले ही नेगेटिव है, यहाँ पे एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन था, जो भी डायरेक्शन लेना है इसको ये एक्स बोल दो भले। तो अगर ये पॉजिटिव था, बॉल यहाँ से ऊपर जाती तो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होता। अभी बॉल नीचे आई है, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो ये चीज़ अपने आप पॉजिटिव आने वाली है। खैर हमें तो न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से निकाल सकते हो, इसे याद रखना। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये यहाँ से नीचे आई तो उसको समय कितना लगा, तो वो समय भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे भाई, वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली स्पीड हमारी थी 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाइम कितना लगने वाला है, t की वैल्यू आ जाती है 2h/g इसका अंडर रूट, है ना। s की जगह आप h रख दो, a की जगह g रख दो, तो ये आप फॉर्मूला बना सकते हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरी चीज़ जो हमसे पूछी जा सकती है कि भाई किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, तो कैसे पता करोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली स्पीड 0 है तो ये 0 आ जाता है,
किसी भी टाइम टी पर, अच्छा एक्सेलरेशन कितना है जी, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है v इज इक्वल टू जी टी। अब आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो जी की वैल्यू अपने आप नेगेटिव है, तो ये वेलोसिटी भी अपने आप देखो नेगेटिव में ही रहने वाली है, तो साइन का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझसे पूछा है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो कितनी है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो उसे छोड़ा ही है, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रख दो वैल्यू 1, तो वो हो जाएगी वैल्यू जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 3 सेकेंड ही पूछेंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि 10-10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में स्पीड बढ़ रही है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अ बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर। वैसे तो इस तरीके के सवालों में इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका मास कितना है, हम तो मान के चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, पर फिर भी दिया हुआ है तो ठीक है। उसको 15 मीटर की हाइट से छोड़ा गया है ना, तो यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है, ये भी लिख लो भाई, यू की वैल्यू 0 थी। ऑलराइट, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या देखा था अभी, वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी के बराबर होती है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड बराबर करना है तो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दो, तो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर आ जाएगी। क्या हमसे समय पूछा था, नहीं, उन्होंने पूछा था हमसे वो हाइट बताओ कितनी है, तो हाइट के लिए हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू तो 0 दी हुई है, इनिशियली 0 से छोड़ा था उसे, तो एस की वैल्यू आ जाती है हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टी स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा हो गया है, मैंने फिर भी काफ़ी सॉल्व करी, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसे गलत करेंगे, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आपका आंसर 5 आया है, तो वो गलत है। कैसे, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है हाफ, जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है और समय की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 5 मीटर आती है, तो आप इसको मार्क कर दो और यहीं हो जाएगी गलती। अब समझो ये है क्या चीज़, ये वो डिस्टेंस है जो बॉल ने ट्रैवल किया है 1 सेकेंड में। तो बॉल ने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 5 मीटर। सवाल में ये थोड़ी पूछा था, उसने पूछा था कि हाइट कितनी है। अब भाई ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 15 मीटर, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, जो हमारा आंसर है, एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस होती है सिर्फ 10 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से 5 आया, 5 को मार्क मत कर दो, देखो थोड़ा क्वेश्चन ने पूछा क्या है। एक और बहुत अच्छा सवाल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल। द बॉल हिट्स वाटर विद वेलोसिटी v एंड देन सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द लेक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको जो भी विस्कोसिटी वगैरह लगती है उसके कारण उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन उसकी जो भी वेलोसिटी थी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसकी। चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं, u इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, जिस वक्त बॉल यहाँ पे आएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी। कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो, हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पर जी, इस मोशन के लिए, है ना। लेकिन इसके आगे का जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इस पे बेस्ड आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको इसको। तो मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व ज़रूर करो। और एक आपको हिंट दे दूँ, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हमसे बताया गया है ना। तो ये समय आपको पता करना होगा, उसके बाद आपको ये वाली हाइट निकालनी है। इसको आप डेप्थ d अगर बोल देते हो, दिस इज d, तो ये d की वैल्यू कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी है वो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ये मोशन उस वेलोसिटी से हुआ है। वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gh। जी की वैल्यू हमें पता है 2 × 9.8, एच की वैल्यू है 4.9। ये वाला डिस्टेंस कितना है, हमें 4.9 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आप देखोगे
कि ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन 9.8 हो जाता है ना, तो ये एक्चुअली 9.8 का स्क्वायर है अंदर, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई जिससे ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, डेप्थ आ जाएगी। टाइम कितना है 4 सेकेंड, लेकिन ये 4 सेकेंड जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टाइम है। यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा होगा, उसके बाद बचा हुआ समय ही इतनी देर चला है ये, तो ये पता हम कर सकते हैं। अगेन आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी ये चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास टाइम टेकन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g। वैल्यूज़ रखो यहाँ पर, √2h की वैल्यू है 4.9 और यहाँ पर आ जाएगा 9.8। ये वैल्यू देखो आप पूरी कट जाएगी, हो जाता है 1 सेकेंड लगा। तो ये था हमारा t = 0 यहाँ था, यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लग गया, तो इस पॉइंट पे दिस इज एक्चुअली t = 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, कितना समय यहाँ पे चलने के लिए मिल रहा है 3 सेकेंड, टोटल था 4, ये टाइम है 3। तो हमारे पास जो डेप्थ d हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी जिस इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 × 9.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 से थोड़ी छोटा वाला वैल्यू कौन सी है 29.4। इस तरीके से हमें ये मार्क करना था। बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। A parade is going at a uniform speed of 9 km/h under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 मीटर। ये नंबर देख के ही पता चल रहा है जी की डबल द वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पेड़ है और उस पर एक बंदर बैठा हुआ है। ये जो हाइट है ये है 19.6 मीटर। ऑलराइट, एट एनी इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, यहाँ से उसने मैंगो छोड़ दिया। ओके, अ पर्सन विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इज। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो आदमी इधर चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है 9 km/h। तो जो इस तरफ चल रहा है और यहाँ से उसने जब छोड़ा है तो ये आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगना चाहिए। इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो पहले आपको यहाँ से टाइम पता करना है, गिरने में समय कितना लगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है स्पीड से, तो पता चलेगा यहाँ से कितना दूर वाला जो इंसान था उसको वो आम उसके सर पे गिरेगा या वो कैच करके खा लेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपका आंसर है 18 तो वो गलत आंसर है। इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे गिरने में समय कितना लगा। देखो टाइम होता है √2h/g। फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2 × हाइट कितनी है 19.6 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8। देख के मुझे पता चल रहा है ये 2 से जाएगा तो ये √4 आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आम को गिरने में लगता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये आदमी इधर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो हमारे पास जो s की वैल्यू जाती है वो होती है 2 × 9 और यहाँ से आंसर आता है 18 और यही है गलत। क्यों? क्योंकि ये सब कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में हो रही थी। ये स्पीड है km/h में, तो उसको पहले कन्वर्ट करो। तो हमारे पास 9 km/h कन्वर्ट कैसे करते हैं 9 × 10 डिवाइडेड बाई 36। कहाँ से आए फैक्टर? देखो किलोमीटर को आप लिख दो 1000 मीटर, आर को आप लिख दो 60 × 60 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कट गया और ये आ जाता है हमारे पास 10/36। ये एक फैक्टर है ना। तो 10/36 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ। अगर ये है डिस्टेंस d, d इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 5 मीटर। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था। एक और बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए आ गया। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट। तो अब यहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही है, प्लैनेट पे चले गए हम किसी पे, वहाँ पे टावर वावर भी बना लिया, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है जी की वैल्यू वहाँ पर अलग होगी।
In the last half second of its journey, before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. Acceleration due to gravity near the surface of that planet. तो बेसिकली हमसे वहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए विजुलाइज कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ से इस तरीके से 100 मीटर की डिस्टेंस थी। लास्ट के हाफ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 19 मीटर। तो उसने ये डिस्टेंस कितने में ट्रैवल किया होगा? यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा है। ये डिस्टेंस पहले तो हो जाता है 81 मीटर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? देखो हमें ये नहीं पता यहाँ पे टाइम टी कितना लगा है, लेकिन ये पता है इसमें लगा है 0.5 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर से नीचे आने में मुझे लगा होगा टोटल टी प्लस 0.5 सेकेंड, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे पता करना है ना, उस प्लैनेट पे। वो उसकी वैल्यू तो है नहीं, लेकिन मेरे पास इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि समय की बात हो रही है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से अगेन हमने उसको फ्री फॉल कराया था, छोड़ दिया था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर पता करना है। ये इक्वेशन 2 बार लगेगी, एक बार लगेगी इतने डिस्टेंस में, दूसरी बार लगेगी इतने डिस्टेंस में, और उन दोनों से 2 इक्वेशन मिलने वाली हैं। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व ज़रूर करना। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं लिखूंगा इस वाले पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से नीचे तक गिर गया 81, समय लगा है टी, है ना। तो मैं लिख दूंगा 81 इज इक्वल टू a/2 टी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिखूँ। अब की बार हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 100 इज इक्वल टू a/2, समय कितना लगा है इस बार? t प्लस 0.5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से मुझे t तो एक्चुअली पूछा नहीं है, मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, लेकिन वह मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता। यहाँ पर मैं कर दूंगा 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे कि a/2 और a/2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आता है मेरे पास 100 डिवाइडेड बाई 81, राइट हैंड साइड पे आता है t प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई t, इसका होल स्क्वायर। अगेन क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट इस तरीके से ले लोगे तो मुझे मिल जाता है 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू t प्लस 0.5 अपॉन t। यहाँ से क्या हम t की वैल्यू पता कर सकते हैं? यहाँ से मैं लिख दूंगा 10t इज इक्वल टू 9t प्लस 4.5, और यहाँ से इस तरीके से कट जाता है, बचता है हमारे पास सिर्फ t। t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। तो क्या हमसे t पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। अब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रख दोगे, है ना। तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को, सिंपल तो यही वाला दिख रहा है, इसमें रख देता हूँ। तो यह आ जाता है मेरे पास 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.5 का स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है ना, दूसरी तरफ तो जाएगा, तो टी को मैं 9/2 लिख दूँ। अगर इसी को इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर इस तरीके से कट जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था, है ना। तो पहले हमें ये इक्वेशन, पहले तो आप देखो समझो कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। यहाँ पर समय का जिक्र है, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ वेलोसिटीज़ का जिक्र होता, डिस्टेंस का नहीं होता, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप की चीज़ आपको करनी पड़ती, और समय का जिक्र ही नहीं होता तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as टाइप की इक्वेशन आपको यूज़ करनी होती है। A ball is released from a height h. If t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2. तो हमारे पास एक बॉल है जिसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया है ना, h हाइट पर वो नीचे आती है, और मैं बोला है कि उसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में वो t1 टाइम लेती है,
और जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में वो t2 टाइम लेती है। तो हमें t1 और t2 के बीच में कुछ रिलेशन निकालना है। किस तरीके से निकालोगे? यहाँ पर डिस्टेंस की बात है और समय की बात है, और हमारे पास जो इक्वेशन हमें यूज़ करनी होगी इस पर वो करनी होगी कौन सी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियली हमें पता है यू की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इक्वेशन कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, अगर आप t1 के लिए लिखोगे ना मोशन, तो ये इक्वेशन कब वैलिड है? ये सिंप्लीफिकेशन हम तब कर सकते हैं जब u की वैल्यू 0 है। यहाँ से यहाँ तक मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इक्वेशन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसकी कुछ स्पीड है, इस वक्त इनिशियल स्पीड इसकी 0 नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं यहाँ से ही यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। तो आपको पहली बार ये इक्वेशन लगानी है इतने डिस्टेंस में t1 में, दूसरी बार यही इक्वेशन लगानी है t1 प्लस t2 में। फिर आपके पास कुछ रिलेशन आ जाएगा, उससे आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है ये, इसीलिए तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अगर ये डिस्टेंस है हमारा x, तो ये डिस्टेंस भी हमारा x। पहले मैं इतने डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू हाफ जी t1 का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार मैं इक्वेशन लगाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? 2x इज इक्वल टू हाफ जी, समय कितना लगा इस बार? t1 प्लस t2, टोटल टाइम लगा है t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व क्या करना है हमें? t1 और t2 में रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो x भी कट जाएगा, g भी कट जाएगा, सिर्फ t1 और t2 की एक इक्वेशन बचेगी। हमें वही तो पता करना है। तो यहाँ से देखो मेरे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है इधर 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर। यहाँ से इस t1 के स्क्वायर को आप दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है √2 टाइम्स t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2, है ना। ये इधर जाएगा, t1 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो 2 का तो √2 हो जाएगा, t1 का स्क्वायर का सिर्फ t1 बचता है, इधर इसका होल स्क्वायर था तो सिर्फ यही चीज़ बचती है। अगेन ये t1 इस तरफ आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है t2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 टाइम्स t1। t2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 टाइम्स t1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और इस पे बेस्ड हम एक जनरल रूल भी डिराइव कर सकते हैं। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। मान लो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से एक बॉल को गिरा दिया, और हम मोशन जो उसने किया है उसको इक्वल डिस्टेंसेस में ब्रेक कर दूँ मैं इस तरीके से, है ना। ये भी डिस्टेंस x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। आगे यहाँ से यहाँ आने में मान लो उसको टाइम लगता है t1, यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगता है t2, यहाँ से यहाँ आने में लगता है टाइम t3, एंड यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है t4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग जगह तक जाने के टाइम आप देख सकते हो, nx तक देख सकते हो, tn आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल स्पीड तो 0 है, ये वैल्यू तो 0 होनी है, और s की वैल्यू आ जाती है हाफ जी टी स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूँ s इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ t इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। देखो हमें यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको मैं बोल दूँ, अगर ये था हमारे पास टोटल कैपिटल T टाइम, तो ये वाला जो टाइम t होगा ना, वो क्योंकि डिस्टेंस डबल है तो वो उसका √2 टाइम्स होगा, और √2 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली ये वाली वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स t। सिमिलरली अगर मुझसे ये वाला टाइम कोई पूछ ले, और ये वाला टाइम मुझे पता है कि x डिस्टेंस में इतना टाइम लगा था, तो 3x में कितना टाइम लगेगा, वो वाला टाइम हो जाएगा √3 टाइम्स t। या फिर हमसे इस तरीके से पूछ ले यहाँ तक का, तो ये वाला हो जाएगा √4 टाइम्स t। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, उससे पूछे कि भाई अगर ये वाला टाइम है और इसका टाइम का इन दोनों का रेशियो बताओ क्या है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा? √4t माइनस √3t डिवाइडेड बाई t, है ना। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमसे पूछे मान लो कोई t4 डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू क्या है, पूछ सकते हैं डायरेक्टली, राइट।
तो T4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √4t माइनस √3t डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू है t, यहाँ से सारे के सारे कट जाएंगे, वैल्यू हो जाती है √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरीके से हमसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा, हमने अभी देख लिया कि सेम x रहता है तो क्या होता है, अगर सेम टाइम इंटरवल्स होते तो क्या होता, उस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हैं, पहले ये नोट्स ले लो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पूरी की पूरी फिजिक्स मेरे साथ पढ़ो, आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट कोर्स है वहाँ पर, है ना। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, किस तरीके से यहाँ का बिहाइंड द सीन या फिर मैं घूमने जाता हूँ तो क्या मस्ती चलती है, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैशअप कोर्स के लिए, आप इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिशुम 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 डिशुम।